राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे थे पुनीत राय और ये है क्लास नंबर 14। तो इसमें हमें देखना था आज से जैन साहित्य। आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन साहित्य दिया है कि जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ। तो जैन साहित्य का विकास मध्य देश के पश्चिमोत्तर में हुआ। कहाँ हुआ जैन साहित्य का विकास? मध्य देश के पश्चिमोत्तर में। इसके बाद है कि आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियाँ किस साहित्य की विशेषताएं हैं? तो जैन साहित्य की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियाँ किस साहित्य की विशेषताएं हैं? जैन साहित्य की। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या थी? तो जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली थी रास। अपभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखा? तो अपभ्रंश में पांडव पुराण लिखा यश कीर्ति ने। किसने लिखा? यश कीर्ति ने। सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है तो 8वीं से 13वीं शती तक सिद्धों का समय माना जाता है। इसके बाद है स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पौमचर्यु को किसने पूरा किया? तो पौमचर्यु को पूरा किया स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश के किस कवि ने अभिमान मेरु कहा था अपने को? तो अपने को अभिमान मेरु कहा था पुष्पदंत ने। इसके बाद एक कथन है कि अगर उनकी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। जैन साहित्य के संदर्भ में ये किसका कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन थे? तो जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि थे स्वयंभू। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? तो गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ थे शिव। इसके बाद है दब्ब सहावपयास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता कौन है? तो देवसेन है। इसके बाद जोजिड़ सासर भास यऊ सोमई कहियऊ सारू, ये पंक्ति किसकी है? तो ये देवसेन की पंक्ति है। सारू से ध्यान रखिएगा, सारू आएगा देवसेन लगाएंगे। जोजिड़ सासर भास यऊ सोमई कहियऊ सारू। दब्ब सहावपयास अपभ्रंश के रचयिता देवसेन हैं। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? शिव थे। इसके बाद जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ दिया है, जैसे श्रावकाचार 933 ईस्वी में आया। इसके रचनाकार कौन हैं? तो देवसेन हैं। इसके बाद लघुनय चक्र और दर्शनसार, ये रचनाएं हैं किसकी हैं? देवसेन की हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 में प्रकाशित हुआ। किसने लिखा? शालिभद्र सूरि ने। ये क्या है? तो खंड काव्य है। चंदन बाला रास 1200 ईस्वी में लिखा गया 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। किसने लिखा? आसगु कवि ने लिखा। करुण रस प्रधान रचना है। स्थूलिभद्र रास 1209 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? जिनधर्म सूरि ने लिखा। रेवंतगिरी रास लिखा गया 1231 में। किसने लिखा? विजयसेन सूरि ने लिखा। नेमिनाथ रास 1213 में लिखा गया। किसने लिखा? सुमतिगढ़ ने लिखा। तो ध्यान देंगे। इसके बाद आते हैं जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सा रास यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है? तो वो है विजयसेन सूरि कृत रेवंतगिरी रास। इसके बाद देवसेन कृत श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई? तो दोहा छंद में हुई।
इसके बाद व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता कौन हैं? तो हेमचंद्र हैं। ध्यान देंगे, हेमचंद्र ने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं। आगे दिया है कि अपने व्याकरण ग्रंथ में किसने उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी आता है, तो वो है हेमचंद्र। पुनीत राय की बुक पूरी शुक्ल जी पे आधारित है, एकदम हूबहू पॉइंट टू पॉइंट शुक्ल जी पे आधारित है इनकी बुक। इसके बाद गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य कुमार पाल प्रतिबोध किसने लिखा? तो सोम प्रभु सूरी ने लिखा। संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि जो 1304 ईस्वी में लिखा गया, इसे किसने लिखा? तो जैनाचार्य मेरुतुंग ने लिखा। प्राकृत के पाणिनि कौन कहे जाते हैं? हेमचंद्र कहे जाते हैं। हेमचंद्र कृत सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन क्या है? तो प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। देसी नाम माला कुमार पाल चरित किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हेमचंद्र की हैं। देसी नाम माला और कुमार पाल चरित किसकी रचनाएं हैं? हेमचंद की हैं। इसके बाद मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो जैनाचार्य मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में। इसके बाद सुभाषित संग्रह सारंगधर पद्धति के रचनाकार कौन हैं? तो सारंगधर हैं। खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा। बिसलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा। हम्मीर रासो सारंगधर ने लिखा। परमाल रासो जगनिक ने लिखा। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ने। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार ने। जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि ने। जयचंद प्रकाश को शुक्ल जी महाकाव्य मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और रणमल छंद किसने लिखा? श्रीधर ने लिखा। इसके बाद आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं। खुमान रासों की भाषा क्या है? राजस्थानी हिंदी है। बिसलदेव रासो क्या है? एक विरह गीत काव्य है। बिसलदेव रासों का प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार है। आचार्य शुक्ल एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिसलदेव रासों का रचनाकाल क्या माना है? संवत 1212 माना है। आलखंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? परमाल रासों से। आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है? तो जगनी के परमाल रासों में मिलता है। परमाल रासों का आलखंड नाम से सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया? तो 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने किया। आलखंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? वॉटरफील्ड ने किया। आलखंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाता है। आल्हा किस ऋतु विशेष में गाया जाता है? तो आल्हा बरसात ऋतु में गाया जाता है। प्रश्न बना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो शुक्ल जी हिंदी के पहले महाकवि मानते हैं चंदबरदाई को, और पहला महाकाव्य उनका पृथ्वीराज रासो। इसके बाद एक पंक्ति है, 12 बरस ले कूकर जिए अरु 13 ले जिए सियाह। अब बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति किससे ली गई है? परमाल रासो से ली गई है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक ही दिन हुआ था? तो चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था और दोनों की निधन भी एक ही दिन हुआ था। चंदबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है ये अधूरा था, इसे किसने पूरा किया? तो उनके पुत्र जलहण ने। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया है? तो समय कहा गया है। 69 समय हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? 69 हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं।
श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाट। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाट। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हैं, देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास हैं, बूलर हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं। शुक्ल जी, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, बूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये अप्रामाणिक मानते हैं, और श्याम सुंदर, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाट ये प्रामाणिक मानते हैं। अब देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी ये अर्ध प्रामाणिक मानने वाले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय ये क्या है? अर्ध प्रामाणिक मानने वाले हैं। इसके बाद आगे आते हैं। यह मत किसका है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक के रूप में रासों की रचना की? तो ये मत नरोत्तम स्वामी का है। किसका मत है? नरोत्तम स्वामी का, कि चंद ने पृथ्वीराज रासों के दरबार में रह के मुक्तक काव्य की रचना की। किसका मत है? नरोत्तम स्वामी का। पृथ्वीराज रासों को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया? तो सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित किया डॉक्टर बूलर ने। किसके आधार पे? पृथ्वीराज विजय के आधार पे। तो ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासों में किन दो रसों की प्रमुखता है? तो श्रृंगार और वीर। पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? तो ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल है। पृथ्वीराज रासों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। पृथ्वीराज रासों का काव्य रूप क्या है? तो प्रबंध काव्य है या महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासों का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासों में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 68। समय 69 है और छंद 68 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। इसके बाद पंक्ति है, राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सुजानिए। ये पंक्ति पृथ्वीराज रासों से है, चंदबरदाई की। ध्यान देंगे, राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सुजानिए। इसके बाद है उक्ति, धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च पुराणम कथित मया। ये पंक्ति चंदबरदाई की। इसके बाद है कि समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। ये कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का है। इसके बाद संस्कृत में पृथ्वीराज नामक काव्य किसने लिखा? तो संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य लिखा था जयानक ने, कश्मीरी कवि जयानक ने। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक, इसी के आधार पे पृथ्वीराज रासों को डॉक्टर बूलर अप्रामाणिक घोषित करते हैं। ढोला मारूरा दोहा किस शताब्दी में रचा गया है? तो 11वीं शताब्दी में रचित प्रेम काव्य है। इसके बाद पंक्ति है कि सो रहियो दूहो भलो भली मरवड़ी बात अजोवन छाई धड़ भली तारो छाई रात। ये पंक्ति किस ग्रंथ के संदर्भ में प्रसिद्ध है? तो ढोला मारूरा दोहा के संदर्भ में। 17वीं सदी में किस कवि ने ढोला मारूरा दोहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा? तो कुशल राय ने। इसके बाद एक पंक्ति है, सदा तरैया न बन फूले यारो सदा न सावन होए अस्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारो सदा न जीवे कोई। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो परमाल रासों से ली गई है। राउल वेल की रचना किसने की? तो रोड़ा नामक कवि ने की। राउल वेल का रचना काल क्या है? 10वीं शताब्दी है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो राउल वेल है। राउल वेल क्या है? एक शिलांकृत कृति है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की कृति किससे आरंभ होती है? राउल वेल से होती है।
राउलवेल की भाषा क्या है? तो लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश या राजस्थानी प्रधान कह सकते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो माने जाते हैं 13वीं शताब्दी के। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो ने रचना कब आरंभ की? तो अमीर खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इसके बाद खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो ऐसा बताया जाता है कि खुसरो ने 100 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन मिलते सब नहीं हैं। कौन कौन मिलते हैं? तो खलिक बारी है खुसरो का, पहेलियाँ हैं खुसरो का, मुकरियाँ हैं खुसरो का, दो सखुने हैं खुसरो का, गजल है खुसरो का। तो ये किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। खुसरो का जन्म कब हुआ था? एटा के पटियाली गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में किसकी प्रधानता रही? तो खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता रही। किसकी प्रधानता थी खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में? उक्ति वैचित्र की प्रधानता रही, ध्यान देंगे। इसके बाद पंक्ति है कि चौमन तूती हिंदुम अर रस्ता पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष तानाज गोया। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये कथन किसका? अमीर खुसरो का। खुसरो की पहेलियाँ देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो इनकी पहेलियाँ हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इस पहेली का अर्थ होगा आकाश। फिर है एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इस पहेली का अर्थ होगा दिया बत्ती। फिर तीसरा है एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो इस पहेली का अर्थ होगा पायजामा। फिर है अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। इसका अर्थ होगा दर्पण। तो खुसरो की 4 पहेलियाँ हमने देखा, चारों का उत्तर भी देखा। अब ये सब पहेलियाँ खड़ी बोली में है। अब खुसरो की कुछ पंक्तियाँ ब्रज भाषा में है। ये बिल्कुल शुक्ल जी से हुबहू उठाए हैं। तो इनकी आइए पंक्ति देख लेते हैं जो ब्रज भाषा में है। भाषा पूछ सकती है, पंक्ति देखिए। तो चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। ये दोनों ब्रज भाषा में तीनों पंक्ति हैं। फिर इनके कुछ दोहे और गीत भी हैं ब्रज भाषा में। जैसे उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। फिर है गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। इसके बाद और भी है ब्रज भाषा में। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कसमोरी माल, सूनी सेज इस बन लागे, बिरह अगिन मुहि डस डस जाए। तो ये सब अमीर खुसरो की पंक्तियाँ थी। इसके बाद आदि काल में कुछ प्रमुख गद्य रचनाएं लिखी गई, जिनको देखते हैं। राउलवेल 10वीं शताब्दी में रोड़ा कवि ने लिखा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में दामोदर शर्मा ने लिखा, जो महाराज गोविंद शर्मा के सभा पंडित थे। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा, जो मैथिल कवि हैं। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा है? तो अवहट्ठ कहा है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन है? वंशीधर है। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कीर्तिलता, कीर्तिपता का भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, पदावली। तो कीर्तिलता है, कीर्तिपता का है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है, लिखनावली है, शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है और पदावली है। ये विद्यापति की रचनाएं हैं। मैथिल कोकिल कहलाते हैं, विद्यापति कहलाते हैं।
समय इनका 1350 से 1460 ईस्वी अनुमानतः माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा है? तो विद्यापति को कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा? विद्यापति को। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में ये किसका कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? निराला ने कहा। विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? निराला ने। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर आदि उपाधियां किस कवि की हैं? विद्यापति की हैं। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? तो विद्यापति के पदों को गाते गाते। विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? तो बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास हैं। विद्यापति को वैष्णव भक्त मानने वाले विद्वान ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास हैं। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो ग्रियर्सन हैं, नागेंद्र नाथ गुप्त हैं, जनार्दन मिश्र हैं। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले कौन हैं? विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाले ग्रियर्सन हैं, नाम याद रखिएगा। और श्रृंगारिक मानने वाले 3 राम हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्षवेणीपुरी, राम कुमार वर्मा, इसके बाद हरिप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा हैं। विद्यापति किसके दरबार के कवि थे? तो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। इसके बाद पंक्ति है, खाने खाने नयन कौन अनुसरई, खाने खाने बसन धूलि तनु भरई। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले गुलेरी जी हैं, राहुल जी हैं और शुक्ल जी हैं। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये कहते हैं कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है। इसके बाद इस मत को मानने वाले कौन हैं कि चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये रामविलास शर्मा कहते हैं कि चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा कहते हैं। गाथा को प्राकृत तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये ध्यान देंगे कि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, ये रामविलास शर्मा कहते हैं। इसके बाद आगे है कि पदझट्टिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि किस भाषा के बहुप्रचलित छंद थे? तो अपभ्रंश के। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? तो आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था दोहा। आदिकालीन रासो काव्यों के प्रमुख छंद कौन कौन से? तो छप्पय, तोटक, तोमर, पद्धरि, नाराज। ये आदिकालीन रासो काव्यों के प्रमुख छंद थे, छप्पय, तोटक, तोमर, पद्धति और नाराज। डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता था? तो डिंगल शैली का प्रयोग वीर रस की रचनाओं में होता था। ये ध्यान देंगे।
अब पिंगल शैली का प्रयोग कोमल भाव की अभिव्यंजना के लिए होता था, श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए पिंगल शैली और वीर रस की रचनाओं के लिए डिंगल शैली। इसके बाद है कि प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं जो 11वीं से लेकर 14वीं सदी तक लिखे हो सकते हैं संग्रहित हैं। इसका संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध बताया जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी इसे 15वीं शताब्दी के आरंभ का संग्रह कहते हैं। इसके बाद है कि अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था, तो अपभ्रंश नाम 7वीं शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। साधारणतः अपभ्रंश का काल माना जाता है 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। साधारणतः अपभ्रंश का काल माना जाता है 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। आदि काल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं थीं, तो संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश, देश भाषा साहित्य एवं हिंदी। इसके बाद है सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? सरहपा ने की। इसके बाद है कि 9वीं से 11वीं सदी तक संस्कृत अध्ययन का केंद्र कहाँ था, तो कन्नौज और कश्मीर था। 9वीं सदी से 11वीं सदी तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र कहाँ थे, तो कन्नौज और कश्मीर में थे। इसके बाद है कि सिद्धों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत था। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा क्या कहलाती है, तो सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाती है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया, तो मुनि दत्त तथा अदैवज ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया। इसके बाद है कि आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त होता है। गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो गेय पदों की परंपरा सिद्धों से प्रारंभ हुई थी। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें किसकी भाषा में मिलता है, तो सिद्धों की भाषा संध्या भाषा में। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की भाषा संध्या भाषा में देखने को मिलता है। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैन साहित्य में रास परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो शालिभद्र सूरी कृत भारतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य में रास परंपरा का पहला ग्रंथ है। इसके बाद है कि जैन साहित्य में आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पे किसको प्राथमिकता दी गई है, तो उपदेशात्मकता को। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णवों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गईं, रास नाम से। चौपाई में पहली बार बारहमासा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो विनय चंद सूरी के नेमिनाथ चौपाई में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन मिलता है। नेमिनाथ चौपाई 1200 में लिखा गया। इसके बाद है कि देवसेन कृत दब्ब सहाव पयास का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किसने किया, तो मैल धवल ने देवसेन के दब्ब सहाव पयास का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किया। देवसेन अपभ्रंश में लिखे थे, उसे प्राकृत में मैल धवल ने किया। नेमिनाथ चरिऊ किसने लिखा है, तो नेमिनाथ चरिऊ हरिभद्र सूरी ने लिखा है। प्राकृत पैंगलम में किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं, तो चारों का नाम याद रखिएगा। बब्बर, विद्याधर, जज्जल, हरबहन। ये बब्बर, विद्याधर, जज्जल, इन चारों की रचनाएं प्राकृत पैंगलम में मिलती है। इसके बाद अब 75 नंबर के पेज से हम देखेंगे आगे। ठीक, इस क्लास में यहीं पे हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। 74 नंबर के पेज तक हमने देखा, अब 75 से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तैयारी आप लोग मन लगा के करिए, सारी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, पुनीत राय बुक रीडिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और यदि आप हमारे एप्लीकेशन से, हमारे विजेता बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर को नोट कर लें और इस पर व्हाट्सअप करें कि मैम हमें टीजीटी पीजीटी का न्यू कोर्स लेना है। कोर्स लॉन्च हो गया है, क्लासें चल रही हैं, 2 लाइव क्लासें होती हैं, एक मेरी और एक सर की। साप्ताहिक टेस्ट होगा, डाउट सेशन होगा, डेली आपको टारगेट दिया जाएगा, सब लोग पढ़ेंगे
मतलब बहुत अभी और चीज़ें उसमें करनी है और धीरे धीरे आपको देखने को भी मिलेगा। तो आप सभी लोग इससे ज़रूर जुड़ें। फ़ीस केवल 1999 है और वैलिडिटी जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, भर्ती फाइनल ना हो जाए तब तक रहेगा। तो हिंदी साहित्य के लिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। आप एक बार जुड़ के देखिए हिंदी टीचर्स अकेडमी से, आपको ना अच्छा लगे तो फिर कहिएगा। तो ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्त मित्र साथी सबको जोड़ें और इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे आप मुझे कि मैम हमें विजेता बैच से जुड़ना है, या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से खुद से भी ज्वाइन कर सकते हैं विजेता बैच। ज्वाइन करके फिर व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो आप सभी ज़रूर जुड़ें, बहुत लोग जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। आप देर करेंगे पीछे हो जाएंगे। पीछे नहीं होना है, रिजल्ट बनाना है। बहुत जल्दी भर्ती आ रही है, बहुत जल्दी पेपर होगा, तो हमें चूकना नहीं है। तो चलिए अब इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।